हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। स्टूडेंट, इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको थॉमस हॉब्स के विषय में जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको उनका सामान्य परिचय, व्यक्ति परिचय, उनकी रचनाएं, हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत, हॉब्स प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में, हॉब्स की अध्ययन पद्धति, वैज्ञानिक भौतिकवाद और हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत बताया था। आज मैं आपको हॉब्स के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों के विषय में उसके आगे बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट, ये चैनल उन सभी छात्रों के लिए एक फ्री कोचिंग की तरह है जिन्हें पॉलिटिकल साइंस विषय का सही तथा संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता। हमारा प्रयास यही रहता है कि आप सभी को परीक्षा संबंधी संपूर्ण जानकारी दी जाए। आप इस चैनल को बनाए रखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा सभी वीडियो को लाइक करें तथा अपने क्लास व मित्रों के साथ शेयर करें। स्टूडेंट, तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ हॉब्स के मानव प्रकृति संबंधी विचार क्या थे। हॉब्स के मानव प्रकृति संबंधी सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर ही उसके अन्य तमाम राजनीतिक सिद्धांत आधारित हैं। चाहे वह राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत और संप्रभुता संबंधी सिद्धांत हो या अन्य, हॉब्स ने अपने राजनीतिक दर्शन के मुख्य या केंद्रीय विषय मानव के जिस स्वभाव का चित्रण किया है। आप देखिए कि हॉब्स ने जिस मानव के विषय में सोचा है, कल्पना की है, जिसका चित्रण किया है, वो इस तरह से है कि वह मानव लोभी, अहंकारी, पाशविक, स्वार्थी और छली है। हॉब्स का कहना है कि मानव का दर्शन सुखवाद पर आधारित होता है। वह कुछ भी करता है अपने सुख के लिए, उसे सामूहिक हित से कुछ लेना देना नहीं है। वह अपनी आत्मरक्षा एवं स्वहित के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी सीमा तक जा सकता है। हॉब्स मानव के बीच शक्ति और स्वार्थ हेतु स्पर्धा, आत्मरक्षा हेतु अविश्वास और वैभव हेतु शक्तिवादी व्यवहार देखता है। परोपकार, मानवीयता और हमदर्दी नहीं देखता। पर हॉब्स मानव में दो प्रकार की इच्छा या लक्षण के अस्तित्व को स्वीकार करता है। पहली इच्छा को दानवीय लक्षण का नाम दिया गया है, जिसकी विशेषता मैंने अभी ऊपर पहले बता दी है ना, इससे पहले, वही है। अर्थात व्यक्ति लोभी, स्वार्थी, अहंकारी, पाशविक और छली होता है। इसकी कुइच्छा या लक्षण के अतिरिक्त एक दूसरी इच्छा भी मानव में होती है। वह दिखने में अच्छा एवं लोकोपयोगी लगती है, इसलिए उसे हॉब्स ने दैवी लक्षण या सद इच्छा कहा है। स्टूडेंट, हॉब्स कहता है कि व्यक्ति शांति, उपयोग, आत्मरक्षा, संभोग आदि हेतु सद्गुणी व्यवहार भी करता है, लेकिन इस व्यवहार के पीछे भी व्यक्ति का निजी स्वार्थ होता है। इस तरह से इन सब बातों को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि दो लक्षणों में पहले लक्षण में ही मानव में प्रबल है, दूसरे लक्षण में प्रथम मतलब पहले लक्षण से प्रभावित होकर उसी में विलीन हो जाता है। हॉब्स के मानव संबंधी स्वभाव के विवरण से हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के तमाम कार्य और व्यवहार स्वार्थ से प्रभावित है। व्यक्ति परोपकार, मानवीयता और सद्गुणों के आचरण में प्रदर्शन भी स्वार्थवशी करता है। हॉब्स के मानवीय स्वभाव संबंधी धारणा में बहुत हद तक मैकियावेली की मानव संबंधी धारणा मिलती है। स्टूडेंट, हॉब्स के मानव प्रकृति संबंधी विचार के बाद अब हम जानते हैं कि हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था पर क्या विचार थे। हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों का आधार उसकी मानव प्रकृति संबंधी धारणा है और स्वयं मानव प्रकृति की धारणा का आधार वैज्ञानिक भौतिकवाद है। स्टूडेंट, वैज्ञानिक भौतिकवाद मैंने इससे पहले वीडियोज में, हॉब्स के वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसके लिंक वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और आप वहां से थॉमस हॉब्स के पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था संबंधी उसके विवरण का आधार भी वैज्ञानिक भौतिकवाद ही है। हॉब्स ने मानव प्रकृति की व्याख्या के बाद यह कल्पना की है कि यदि मानव राज्यहीन अवस्था में रहे तो मानव की प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की होगी। वो कहता है कि इन सब बातों को सोचने के बाद वो एक निष्कर्ष पे पहुंचता है कि मानव प्रकृति में ऐसे आधारभूत दोष हैं जो उसे मूलतः असामाजिक प्राणी सिद्ध करते हैं और उसे केवल राज्य की कठोर शक्ति द्वारा ही अनुशासन में रखा जा सकता है। यदि राज्य का भय नहीं होगा या राज्यहीन अवस्था होगी तो मानव एकदम बर्बर और जंगली पशु के समान आचरण करेगा। अब मैं बताने जा रही हूँ कि हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में प्राक सामाजिक और प्राक राजनीतिक अवस्था क्या थी। हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद के अनुसार मानव मूलतः स्वार्थी और अहंकारी प्राणी है और आत्मरक्षा के लिए वह एक और अन्य मानवों से भयभीत रहता है और दूसरी ओर शक्ति संग्रह के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। इस दृष्टि से सभी मानव समान है, किंतु यह एक ऐसी समानता है जिसके कारण प्रकृति की अवस्था में समाज नहीं पाया जाता। अर्थात हॉब्स के अनुसार
प्रकृति की अवस्था प्राक सामाजिक थी, यानी कि प्रकृति की अवस्था में समाज नहीं था। प्राक सामाजिक मतलब प्रकृति की अवस्था में समाज नहीं था। समाज के अभाव में राज्य की स्थापना भी नहीं हो सकती है। अतः प्रकृति की अवस्था प्राक राजनीतिक भी थी, अर्थात राज्य भी नहीं था। फिर इसके बाद हम देखते हैं प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत जो निरंतर तनाव, संघर्ष और युद्ध की स्थिति थी, उसके विषय में हॉब्स ने क्या कहा है। हॉब्स के अनुसार मानव की मूल प्रवृत्ति आत्मरक्षा करने की है और इस प्रवृत्ति को केंद्र बनाकर ही प्रत्येक मानव अन्यों के प्रति व्यवहार करता है। अपनी इस मूल प्रवृत्ति के कारण सभी मानव परस्पर स्वार्थ, अहंकार, शक्ति, छल व भय से युक्त व्यवहार करने के लिए विवश थे। इस प्रकार प्रकृति की अवस्था में मानवों के बीच स्थायी तनाव, संघर्ष और युद्ध की स्थिति ही स्वाभाविक दशा थी। हॉब्स के अनुसार प्रकृति की अवस्था प्रत्येक मानव के साथ युद्ध की अवस्था थी। अब हम इसके बाद प्राकृतिक अवस्था में नागरिक नैतिकता का अभाव जो था उसके विषय में हॉब्स ने क्या कहा। हॉब्स के अनुसार मानव अपने स्वभाव से ही असामाजिक प्राणी है और प्रकृति की अवस्था में राज्य भी नहीं था, अतः मानव किसी भी प्रकार की नागरिक नैतिकता से अपरिचित था। यह नागरिक नैतिकता का अर्थ है सामान्य हित की धारणा। वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति की अवस्था में समाज और राज्य का अभाव था और इसलिए सामान्य हित का कोई विचार भी मौजूद नहीं था। व्यक्ति केवल अपने निजी और स्वार्थपूर्ण हित को ही समझने की शक्ति रखते थे। हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में न्याय का अभाव था। इसके विषय में हॉब्स कहता है कि हॉब्स ने न्याय की कानूनी अवधारणा को स्वीकारा है, अर्थात वह न्याय को केवल कानून पर आधारित मानता है। प्रकृति की अवस्था में राज्य नहीं था, अतः कानून भी नहीं, और इसलिए वह यह बताता है कि यह न्याय रहित अवस्था थी। मानव का जीवन और संपत्ति केवल तब तक ही सुरक्षित रहते थे जब तक वह अन्य मानवों की तुलना में अधिक शक्तिशाली रह पाता था। न्याय के अभाव में मानव जीवन वेदनापूर्ण था। स्टूडेंट, हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार के बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत क्या था। मैं आपको हर विषय पे थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जिसमें से आपके प्रश्न बनेंगे, और मैं सरल शब्दों में इसलिए बता रही हूँ ताकि वो आपको समझ में आए और आप खुद से उसमें से प्रश्न बना सके। देखिए, पढ़ने का एक सबसे अच्छा मेथड क्या होता है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसमें से आप खुद से प्रश्न बनाइए कि इस टॉपिक में हमने जो इतना पैरा पढ़ा है उसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। जब आप इस मेथड से पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद, आप जैसे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें से आप आराम से 3-4 क्वेश्चन खुद से बना पाएंगे। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके इस कम से कम टॉपिक में, कम से कम तथ्यों में मैं अधिक से अधिक आपको बता सकूँ। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ है। फिर उसके बाद जब आप इस चीज़ को दोबारा से अपने मन में सोचेंगे तो फिर आपको उसमें से प्रश्न भी दिखने लगेंगे कि इसको पढ़ने के बाद इसमें से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, और एक तथ्य में से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत। स्टूडेंट, हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का सिद्धांत उसके सामाजिक समझौते के सिद्धांत से प्रभावित है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत मैंने आपको इससे पहले हॉब्स का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था। आप उसके लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, हॉब्स के शब्दों में व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार के अनुबंध केवल शक्तिहीन कोरे शब्द हैं। समझौते से स्थापित संप्रभु सर्वोच्च सत्ता संपन्न और निरंकुश है। उसका प्रत्येक आदेश कानून और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। उसे जनता के जीवन को नियंत्रित करने का असीमित अधिकार प्राप्त है तथा जनता को किसी भी प्रकार से उसे चुनौती देने या उसका विरोध करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हॉब्स कहता है कि जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है, चाहे वे आदेश ईश्वरीय और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों न हो। जनता के लिए उसका पालन करना ही न्यायपूर्ण और वैध है। हॉब्स के अनुसार प्रभु को जनता की संपत्ति छीनने का, यहाँ तक कि उसके प्राण लेने का भी अधिकार है, क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता से ही सुरक्षित है। हॉब्स समस्त ऐसी संस्थाओं का विरोधी है जो संप्रभु की शक्ति को सीमित करने का प्रयास करती है। वह शक्ति के पृथक्करण और मिश्रित शासन व्यवस्था का भी विरोध करता है। उसके अनुसार ऐसी व्यवस्थाएं अराजकता उत्पन्न करने वाली होती हैं। वह कहता है कि इंग्लैंड में उसके समय में होने वाले गृह युद्ध का यही कारण था, जिसकी वजह से लोग यह सोचते थे कि सर्वोच्च सत्ता राजा और संसद में विभाजित है। हॉब्स संप्रभुता को संपूर्ण, अविभाज्य और असीम मानता है। स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपको बताया उसके अनुसार हम इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि हॉब्स का जो संप्रभुता था वो किस प्रकार था। चलिए अब इसको हम बता रहे हैं आपको हॉब्स के संप्रभुता के विषय में कि वह जनता के विचारों और सिद्धांतों का नियंत्रण करे, उसे जनता के संपत्ति का पूरा अधिकार है
वह उसे अपनी इच्छा अनुसार छीनने का अधिकार भी रखता है। उसे अपने प्रजाजनों के सब विवादों के निर्णय करने का अंतिम अधिकार है। उसे अन्य देशों से युद्ध छेड़ने और संधि करने तथा अपनी नीति को क्रियान्वित करने के लिए प्रजाजनों के संपूर्ण साधनों पर नियंत्रण करने का अधिकार है। प्रभु शासन के सब अधिकारियों की सत्ता का मूल स्रोत है। स्टूडेंट, हॉब्स का प्रभु सत्ता का विचार बोंदा के विचार से महत्वपूर्ण भेद रखता है। बोंदा प्रभु सत्ता पर ईश्वर के नियम, प्रकृति के नियम तथा राज्य के मौलिक नियमों के 3 प्रकार के प्रतिबंध स्वीकार करता है, लेकिन हॉब्स अपनी प्रभु सत्ता पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं मानता। बोंदा के अनुसार राजा को प्रजा की निजी संपत्ति छीनने का अधिकार नहीं है। हॉब्स उसे यह अधिकार प्रदान करता है। बोंदा का संप्रभुता का सिद्धांत एक अपूर्ण सिद्धांत था। हॉब्स ने उसे सभी प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त करके पूर्णता प्रदान की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हॉब्स की प्रभुसत्ता की धारणा असीमित संप्रभुता की धारणा है। निरंकुशता और अविभाजिता उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। उसका स्वरूप कानूनी है। राज्य के समस्त शासन संचालन में संप्रभु सर्वोच्च है। वही विधि निर्माता है, विधि को लागू करने वाला है तथा वही मुख्य न्यायाधिपति है। हॉब्स शक्ति के पृथक्करण में विश्वास नहीं करता है। उसका संप्रभु धरती पर ईश्वर की तरह शक्तिशाली है। सैनिक और असैनिक शक्तियों का एकमात्र अधिष्ठाता है। राज्य का संपूर्ण प्रशासनिक वर्ग उसके द्वारा नियुक्त होता है और अपने कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं उन्हें अपने पद से हटा सकता है। यही नहीं, राज्य के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी सम्मान व उपाधियों का प्रदान करता भी वही है। सभी समस्याओं के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी उसे ही प्राप्त है। अतः हॉब्स के संप्रभु के राज्य में व्यक्तियों को ना तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और ना उसमें उसकी व्यवस्था है। संप्रभु के आदेशों का पालन करने के अतिरिक्त नागरिकों को और किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। स्टूडेंट, संप्रभुता सिद्धांत के बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हॉब्स के चिंतन में निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद का संबंध। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में निरंकुशतावाद, इसको हम समग्रतावाद भी कह सकते हैं, तथा व्यक्तिवाद को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। किंतु हॉब्स ने इन दोनों ही अवधारणाओं को अपने राजनीतिक चिंतन में न केवल स्थान दिया है बल्कि उनमें एक तर्कपूर्ण सामंजस्य भी स्थापित करने का प्रयास किया है। हॉब्स की मूल्य मानता है कि वह व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही असामाजिक प्राणी है और उसका आधारभूत हित आत्मरक्षा है। व्यक्ति आत्मरक्षा की प्राप्ति के लिए स्वयं अपने ऊपर एक निरंकुश व सर्वोच्च शक्ति संपन्न संप्रभु के शासन को सहस्त्र लागू करता है कि जब कोई संप्रभु व्यक्ति को सुरक्षा देने में असफल होता है तो व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए ऐसे अयोग्य संप्रभु का विरोध करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार उसके चिंतन का मूल आधार निरंकुश और सर्वोच्च संप्रभुता की धारणा नहीं है बल्कि स्वयं व्यक्ति एवं उसकी सुरक्षा है। तर्क की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति और उसकी सुरक्षा साध्य है, संप्रभु व उसकी शक्ति साध्य की प्राप्ति का साधन मात्र है। इस प्रकार हॉब्स के चिंतन में निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इस प्रकार उसका निरंकुशवाद उसके व्यक्तिवाद की आवश्यकता है या व्यक्तिवाद का अनुपूरक है। स्टूडेंट, अब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, वह है हॉब्स और मैकियावेली का तुलनात्मक अध्ययन। आपको पता है ना, मैकियावेली राजनीतिक दर्शन के जनक हैं। तो अब मैं करने जा रही हूँ, जो हॉब्स हैं वो प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। उनको, हॉब्स को हम प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कहते हैं और आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक मैकियावेली हैं। इनका भी मैंने वीडियोस आपको बता रखा है, उस वीडियो में इनके विषय में जानकारी, तो आप उसको भी हमारे वीडियोस में देख सकते हैं, मैकियावेली के विषय में भी जान सकते हैं। तो अब मैं प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हॉब्स और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक मैकियावेली के राजनीतिक दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन करने जा रही हूँ। ठीक है, आप उसका अध्ययन करेंगे और उसमें मैं आपको उनके बीच की समानताएं और असमानताएं बताने जा रही हूँ, जिससे आप दोनों के बीच कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों के विचारों में क्या अंतर था और क्या समानता थी। असमानता और समानता दोनों को हम तुलना के रूप में देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है समानताएं। चलिए ठीक है, फिर तो मैं आपको हॉब्स और मैकियावेली के समानताओं के विषय में थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। हॉब्स और मैकियावेली दोनों विचारकों की नज़र में मानवीय स्वभाव निकृष्ट है। दोनों विचारकों ने मानव को स्वार्थी, कामुक, लोभी, आलसी जैसे अनेक अवगुणों से ओतप्रोत माना है। दोनों विचारकों ने मानवीय स्वभाव का विकृत चित्रण करके अपने अन्य राजनीतिक सिद्धांतों को औचित्यपूर्ण बनाना चाहा है। दोनों विचारकों ने इस बात पर बल दिया है कि मानव को नियंत्रित और मर्यादित रखने के लिए भय और शक्ति का प्रयोग जरूरी है। एक बिंदु ये भी है कि दोनों विचारक समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने अर्थात व्यक्ति को भय और शक्ति के प्रयोग के
बल पर मर्यादित रखने के लिए निरंकुश शासक और राजतंत्र का समर्थन करते हैं। दोनों विचारकों ने राजनीति में शक्ति के महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार और समर्थन किया है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि शक्ति के बगैर शासन संचालन असंभव है। दोनों विचारक शक्ति का केंद्रीकरण चाहते हैं ताकि राज्य में एकता और स्थिरता बनाया जा सके तथा विकास किया जा सके। दोनों विचारक राज्य या समाज में आंतरिक कलह और संघर्ष समाप्त करना चाहते हैं। दोनों विचारक राज्य के उद्देश्यों पर जोर दिए हैं, न कि साधन पर। दोनों विचारक राज्य और चर्च के कार्यों में विभाजन का समर्थन करते हैं। दोनों विचारक राजनीति और नैतिकता में फर्क करते हैं। दोनों विचारकों ने राजसत्ता का समर्थन किया है और धर्म सत्ता को काल्पनिक माना है। फिर भी दोबारा से दोनों विचारक धर्म और धार्मिक संस्थाओं को राज्य के पूर्ण नियंत्रण में रखने की वकालत करते हैं। ये थी हॉब्स और मैकियावेली के बीच समानताएं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इन दोनों के विचारों में अंतर क्या था, क्या असमानताएं थी। हॉब्स ने राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष पर जोर दिया। देखिए, असमानताओं से आपको प्रश्न बन रहे हैं। सबसे पहला ये कि हॉब्स ने राजनीतिक सैद्धांतिक पक्ष पर जोर दिया है और मैकियावेली का जोर राजनीति के व्यवहारिक पक्ष पर है। हॉब्स ने अपने राजनीतिक सिद्धांत को जिस रूप में वैज्ञानिकता के सहारे खड़ा किया और कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, उसी ढंग की मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मैकियावेली के दर्शन में देखने को नहीं मिलती है, भले ही दोनों विचारकों ने तथ्य की महत्ता को स्पष्ट रूप में स्वीकार किया हो। मैकियावेली अपने आदर्श शासक को अनैतिकता की सीमा लांघने की भरपूर छूट देता है, जबकि हॉब्स ने इस ढंग की बात नहीं की है। यह अलग बात है कि दोनों विचारक राज्य हित को महत्वपूर्ण मानते हैं। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए ऐतिहासिक पद्धति का सहारा लिया है, जबकि हॉब्स की विधि निगमनात्मक, वैज्ञानिक और दार्शनिक है। देखिए, इसमें से भी आपके दो प्रश्न बन रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि आप जब थोड़ा सा भी पढ़िए, उसमें से आप कोशिश करिए अधिक से अधिक प्रश्न बनाने की। मैकियावेली हॉब्स की बात निरंकुश संप्रभुता की तो वकालत करता है, पर हॉब्स ने जिस रूप में संप्रभुता की स्पष्ट व्याख्या की है, वैसी व्याख्या मैकियावेली में देखने को नहीं मिलती है। स्टूडेंट, ये जो तुलना मैंने बताई है, इसकी समानता और असमानता दोनों से ही आपके बहुत प्रश्न बन रहे हैं। इसको ध्यान से आप सुन के इसमें से प्रश्न बनाने की कोशिश करिएगा और इसमें से आपके प्रश्न भी आते हैं। चलिए, अब इन दोनों के बीच तुलना हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हॉब्स का क्या प्रभाव पड़ा। हॉब्स के राजनीतिक चिंतन का प्रभाव जहां एक और सर्वाधिकारवादी विचारधारा पर पड़ा, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिवादी और उपयोगितावादी विचारधारा भी उससे प्रभावित हुई है। वह स्पिनोजा, बेंथम, ऑस्टिन और हीगल आदि दर्शनों का प्रेरणा स्रोत रहा है। ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित वैधानिक संप्रभुता का सिद्धांत हॉब्स के चिंतन से प्रेरित रहा है। देखिए, यहाँ एक आपका प्रश्न और बन रहा है कि ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक संप्रभुता का सिद्धांत। हॉब्स के प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए मैक्सी भी कहता है कि उसका प्रभाव राजदर्शन पर तब तक रहेगा जब तक कि लोग राजनीतिक विषयों की चर्चा करते रहेंगे। स्टूडेंट, हॉब्स के अध्ययन के बाद अब मैं आपको कुछ स्मरणीय तथ्यों के विषय में बताने जा रही हूँ जो आपके महत्वपूर्ण हैं। इस हॉब्स के अंतर्गत ही इनसे जुड़े हुए वो महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें से आपके प्रश्न भी बनते हैं और जो आपकी जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ स्मरणीय तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हॉब्स के विषय में। हॉब्स के समझौता का अंतिम निष्कर्ष निरंकुश राजतंत्र है। देखिए, ये जो मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि अंत में आपको स्मरणीय तथ्य बताऊं, यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य बताऊं, जिसकी हर लाइन में आप ध्यान दीजिएगा, जिसकी हर लाइन में एक प्रश्न है। हॉब्स के समझौता का अंतिम निष्कर्ष निरंकुश राजतंत्र है। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर था। हॉब्स का व्यक्ति प्राकृतिक कानून से निर्देशित था जो आत्मरक्षा के नियम है। हॉब्स ने मानव स्वभाव का चित्रण स्थायी, लोभी, अहंकारी तथा युद्ध प्रिय के रूप में किया है। हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी अधिकार या व्यक्ति समूह को सौंप देता है। वह उनकी एक दूसरे से तथा बाह्य आक्रमणों से रक्षा करेगा। हॉब्स का उद्देश्य एक सर्वशक्तिमान असीमित राज्य की स्थापना करना था। निरंकुशतावाद का समर्थक होने के बावजूद हॉब्स को उदारवादी दार्शनिक व्यक्तिवादी पद्धति का जनक समझा जाता है। ये देखिए, आपका एक और प्रश्न बन गया। हॉब्स का कहना है कि सत्ता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। हॉब्स ने कहा कि जहां कानून चुप है वहीं व्यक्ति स्वतंत्र है। हॉब्स का कहना है मनुष्य जिन वस्तुओं से आकर्षित होता है उन्हें अच्छा कहता है और जिन्हें वह नहीं चाहता उन्हें बुरा कहता है। अच्छाई और बुराई वस्तुओं में नहीं बल्कि मानव स्वभाव में निहित होती है। लेवियाथन हॉब्स की अंग्रेजी भाषा में लिखित सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। बाइबल में लेवियाथन को विशालकाय समुद्री राक्षस नाम दिया गया है। यह पुस्तक 4 भागों में है। हॉब्स ने 1642 में हुए इंग्लैंड के गृह युद्ध को अनुचित ठहराया था।
हॉब्स के स्वभाव से भीरू, डरपोक, झगड़ालू, दंभी परंतु कर्मठ था। हॉब्स ने स्वयं ही कहा है वह और डर दोनों जुड़वा भाई हैं। हॉब्स का प्राकृतिक कानून तथा सिविल कानून में अंतर करके विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र की नींव रखी। हॉब्स ने राज्य की तुलना कॉमनवेल्थ से की है। हॉब्स के अनुसार आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। हॉब्स कहता है एकता सामान्य प्रतिनिधि में निहित रहती है, ना कि व्यक्तियों में। हॉब्स के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति का ध्येय उन वस्तुओं को उपलब्ध करने की सतत सफलता है जिनकी वह समय समय पर इच्छा करता है। स्टूडेंट, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको विस्तृत रूप में और साथ ही साथ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, प्रश्नों के साथ ये जानकारी दी जाए। हमारे इस प्रयास को बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट।